गुड आफ्टरनून। आई होप बढ़िया है सबके सब। वेरी वेल। न्यूक्लियस का लेक्चर नंबर 4 शुरू होने वाला है। बिफोर आई डू दैट, एक इंपॉर्टेंट आइडिया। लास्ट टाइम क्या क्या किया था, ब्रीफ ब्रशअप मार लेते हैं। हमने अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके किया था। अल्फा डीके में क्या इक्वेशन था, जेड एक्स ए, ये पेरेंट एलिमेंट हो एंड इट्स गिविंग आउट इन अल्फा पार्टिकल, दिस वाज 2 4 He। तो जो डॉटर एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z-2, और मास नंबर क्या होगा, A-4। What we were also interested in was the energy of this reaction. So energy, जिसे हम Q कहते थे, तो Q was mass of reactants minus mass of products, the whole into C square. So mass of X minus mass of Y minus mass of alpha, the whole into C square. More important was this, if Q is greater than 0, अगर ये पूरे चीज की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन इज कैसा है, एक्सोथर्मिक। इन शॉर्ट, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन, इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बट इफ Q इज लेस देन 0, ये चीज की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एनर्जी विल हैव टू बी सप्लाइड। दिस वाज अल्फा। देन वी डेल्ट विथ बीटा। बीटा में दो टाइप के बीटा थे, पॉजिटिव बीटा, नेगेटिव बीटा। पहले नेगेटिव बीटा देख लेते हैं, XZA, एंड दिस इज बीटा माइनस। बीटा माइनस मतलब -1 E0 इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो जो डॉटर एलिमेंट है उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। अग्रीएबल। एंड अगर नेगेटिव पॉजिटिव बीटा पार्टिकल हो, पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन, एंड उसके साथ मिलेगा न्यूट्रिनो। कोई बताओ तो सही, जो डॉटर एलिमेंट होगी उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर किस तरह होगा जी? वेरी गुड। सो हियर इट विल बी Z-1, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। यही मेन रिएक्शंस थे। फिर हमने गामा डीके देखा, सटक गई। फिर हमने गामा डीके देखा। गामा डीके में मास नंबर, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, बिकॉज गामा डीके इज यूजुअली अकम्पनिंग अल्फा या बीटा डीके। whenever alpha or beta decay occur, the daughter element, ये या ये, they are in a highly excited state, and जब वहां से वो ground state में आते हैं, they emit electromagnetic radiations having high frequency, energy of the order of MeV. That is called gamma radiation. तो गामा में मास नंबर, एटॉमिक नंबर चेंज होते नहीं है। फिर हमने देखा न्यूक्लियर एनर्जी, एंड न्यूक्लियर एनर्जी में दिस वाज आवर मेन रिएक्शन। बड़ा ए प्लस छोटा ए गिव्स बड़ा बी प्लस छोटा बी प्लस क्यू, एंड हियर क्यू एनर्जी was mass of reactants, which was mass of A plus mass of छोटा a minus mass of products, बड़ा B minus mass of छोटा b into C square। ये मास के फॉर्म में हो तो इस तरह, अगर एनर्जी के फॉर्म में हो तो इट विल बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एंड ओनली इफ Q इज पॉजिटिव विल एनर्जी बी रिलीज्ड। एंड फाइनली हमने फिशन देखा। माय गॉड, द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया था फिशन। कैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, हमने वो न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया, मारा 92 यूरेनियम 235 पे, और दमादमी मच गई संसार में, एनर्जी की बौछार हुई। क्योंकि जैसे ही न्यूट्रॉन अंदर घुसा, ये याद रखिए, दिस इज अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, इट बिकम्स 92 यूरेनियम 236, which is unstable and which decays to form Ba
plus Kr plus 3 neutrons, or it can decay to form, अच्छा BaKr बकरी 56 36 56 छतरी, या शबनम, एनीबडी रिमेंबर्स द एटॉमिक नंबर्स? 51 41, एंड शबनम के पास कितने न्यूट्रॉन है? 4. एंड या फिर XCSR 54 38, and how many neutrons? 2 neutrons. ओके, आई होप आपने ये तीनों रिएक्शन याद किए हो यार, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा. सो 92 यूरेनियम 236 जो अनस्टेबल है वो फूटेगा, बकरी 56 छतरी निकलेगी विद 3 न्यूट्रॉन, या शबनम 51 41 4 न्यूट्रॉन, या जेसर केसर 54 38 2 न्यूट्रॉन्स. सो दिस वाज ऑल दैट वी डिड लास्ट टाइम. एनी डाउट सो फार? नो प्रॉब्लम्स? ओके, शैल वी मूव ऑन? ऑलराइट, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे. यू नो, ये बकरी तो ठीक है, साथ में 200 MeV एनर्जी मिली है, वो भी बहुत बढ़िया है, पर ये न्यूट्रॉन्स हमारे बहुत काम आएंगे. क्यों काम आएंगे सर? इन न्यूट्रॉन्स का क्या करेंगे? यू नो, यही सवाल एनरिको फेर्मी को पूछा गया था कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट दोस न्यूट्रॉन्स. एनरिको फेर्मी, he had this beautiful idea. He said, suppose ये 3 न्यूट्रॉन, suppose I consider this reaction Ba, Kr and 3 neutrons. If I do not allow these 3 neutrons to escape, but I bring them back and make them bombard 3 other uranium atoms, तो 3 और रिएक्शन अकर होंगे. यहां तो एक ही हो रहा है, ये 3 न्यूट्रॉन की वजह से, ये 1 न्यूट्रॉन की वजह से एक रिएक्शन हुआ, 3 की वजह से 3 होंगे, वो 3 में से और 3 3 3 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे. वो 9 न्यूट्रॉन में 9 यूरेनियम पे बॉम्बार्ड करूं, 9 3 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, एंड दिस रिएक्शन गोज ऑन एंड ऑन विदाउट माई डूइंग एनीथिंग. बस मुझे न्यूट्रॉन्स को निकलने नहीं देना है. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं फिशन करवाता जाऊं, that type of reaction, ladies and gentlemen, is called a chain reaction. So what is a chain reaction? If the neutrons released in a fission reaction are bombarded on other uranium-235 nuclei, then further fissions take place and more neutrons are given out, released. This is called a chain reaction. आपको अंदाजा आया? ये एक न्यूट्रॉन पे तुमने, एक यूरेनियम पे तुमने न्यूट्रॉन मारा और यहां से 3 न्यूट्रॉन निकले, BaKr, वो तो छोड़ दो, ये 3 न्यूट्रॉन को और 3 यूरेनियम पे बॉम्बार्ड करवाया मैंने, तो इनके भी 3 3 न्यूट्रॉन निकले. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप देखो, न्यूट्रॉन की तो बारात निकली है. अब ये न्यूट्रॉन को और यूरेनियम पे बॉम्बार्ड करवाता जाऊं, डोंट यू अग्री, आई एम गोइंग टू गेट अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और बहुत सारे फिशंस अकर हो सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन. हाँ जी, अगर आपने इस रिएक्शन को कंट्रोल में रखा कि भाई कितने न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड होने चाहिए, भले ये 3 निकले पर मैं सिर्फ एक ही पे बॉम्बार्ड करना चाहूंगा, ये 2 न्यूट्रॉन नहीं, ये 2 एक पे ही जाएगा, फिर यहां से वापस इन दोनों को निकाल दूंगा, ये एक पे ही जाएगा. सो इफ आई कंट्रोल दिस रिएक्शन, this is called a controlled chain reaction, and such type of controlled chain reaction, you know, helps me organize the energy and stuff like that. मेरे हाथ से reaction निकल नहीं जाएगा. And such a thing happens in a nuclear reactor. On the other hand, if I allow it to run amok, कि अरे जहां जाना है वहां जा यार, तू जी ले अपनी जिंदगी, ये
9 न्यूट्रॉन्स 9 यूरेनियम पे बॉम्बार्ड करें, वहां से आगे बढ़ते जाए, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, जाओ एंजॉय करो. दिस इज कॉल्ड एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एंड दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, occurs in what you famously know as an atom bomb. तो एटम बॉम्ब में हम कंट्रोल नहीं करते रिएक्शन को, हम रिएक्शन को बिल्डअप होने देते हैं. 200 MeV 200 MeV इतना सारा निकल जाता है, और जब वो डेटोनेट होता है ये सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है एज हीट एंड व्हाट नॉट, एंड तबाही मचा देती है. तो ये यूज किया जाता है एटम बॉम्ब में, दैट इज विनाशक. बट अगर हमको पीसफुल पर्पसेस के लिए चाहिए तो हमें ये कहा न्यूट्रॉन किसको बॉम्बार्ड करेगा, भाई पूरी चीज पे हमारी नजर है और कंट्रोल है हमारा. तो दैट हैपेंस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एन एटम बॉम्ब राइट नाउ, वी आर इंटरेस्टेड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. हमको इंटरेस्ट ये है कि हम पीसफुल पर्पसेस के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं. सो जॉइन मी इन माई क्वेस्ट फॉर पीसफुल पर्पसेस न्यूक्लियर रिएक्शन की. जी वो सारी बातें, न्यूट्रॉन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसी चीजों का ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना, वो सब मैं अभी बताऊंगा, है ना. ओके. और वो जी जी हाइड्रोजन बॉम्ब और इसमें क्या बहुत बहुत डेंजर बॉम्ब का नाम ले लिया. एटम बॉम्ब जो है इट वर्क्स ऑन न्यूक्लियर फिशन एज वी हैव सीन नाउ, ये यूरेनियम वाला. जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन. यू अंडरस्टैंड द टर्म, द डिफरेंस इन द टर्म. फिशन, फिशन मतलब बड़ा न्यूक्लियस फूटना, फ्यूजन मतलब दो छोटे न्यूक्लियाई जुड़ना और एनर्जी का रिलीज होना, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. वील डील विद दिस फर्दर डाउन द लाइन. ऑलराइट, इट विल बी देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ओके, अग्रीएबल? ओके. तो हम जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने. पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, कोई चना मसाला नहीं बनाना. काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके 3 मेन चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा न्यूक्लियर रिएक्टर में. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यही वो बेरियम क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स जो आपने देखा, दैट्स आवर बेसिक रिएक्शन. जो 3 न्यूट्रॉन निकले थे, दोज आर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, रिमेंबर दैट. एंड फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हमारे रिएक्शन के लिए, हमारे फिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं सिद्ध होते. हमको चाहिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स. व्हाई डू वी रिक्वायर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स? सर फास्ट है, मजा आएगा. नहीं, प्रॉब्लम यह है, इफ इट्स अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन it will penetrate the nucleus and come out. हम चाहते हैं कि वो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, यूरेनियम के अंदर रुक जाए और फिर खलबली मचाए और न्यूक्लियस टूटे. पर इफ इट्स गोइंग टू गो लाइक अ बुलेट, पॉइंट ब्लैंक, जुप जुप करके बाहर निकल गया, खलबली तो मची ही नहीं. एज अ रिजल्ट we are interested in slow moving neutrons. So my first thing is to slow down those neutrons. So the neutrons released in fission are fast neutrons, fast moving neutrons, जिनकी एनर्जी करीबन 2 MeV के आसपास होती है. So we require slow moving neutrons, जिसे हम थर्मल न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आर आल्सो थर्मल न्यूट्रॉन्स. तो सर कैसे फास्ट से स्लो बनाया जाए? अगर आपको याद हो चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर स्टैंडर्ड 11, वी सॉ दिस. अगर एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को मैं हाइड्रोजन के साथ इलास्टिक कोलिजन करवा दूं, तो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इज गेन्ड बाय हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन स्लो पड़ जाता है. सो वी कैन डू दैट, वी डू दिस बाय इलास्टिक कोलिजन of neutrons with hydrogen atoms. Collision of neutrons with hydrogen. और इस तरह हम इसे स्लो मूविंग
बना देते हैं। तो इन चीजों को कहते हैं मॉडरेटर्स। सच थिंग्स, सच मटीरियल्स that slow down the neutrons, without absorbing them, people. Neutrons without absorbing them. मुझे absorb नहीं करना, मुझे सिर्फ slow down करना है। are called, उनका नाम है moderators. So they slow down the neutrons without absorbing them. Moderators के examples क्या क्या चीजें moderator में यूज हो सकती है? Normal water H2O, heavy water D2O, graphite, etc. These are all used as moderators. The second thing, now this is also an important thing. बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, 200 MeV पर फिशन। तो इतनी सारी एनर्जी रिलीज होने से, जिसमें तुम यूरेनियम को जला रहे हो, फिशन टेक प्लेस हो रहा है, वहां का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। एंड इफ द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग फर्दर एंड फर्दर, इट माइट हैपन दैट द होल चेंबर माइट मेल्ट, पूरा पिघल जाएगा, इतना बड़ा टेम्परेचर रीच हो जाता है। वी डोंट वांट दैट टू हैपन, सो वी वांट टू कंट्रोल द टेम्परेचर, and we require cooling down material called coolants to control the temperature. So we need to control the temperature of the chamber so that it does not melt. And we use materials which are called coolants. और coolants का क्या क्या एग्जाम्पल है? ये कूलेंट सिर्फ ठंडक देता है, तुम्हारी गाड़ी में भी कभी कभी यूज होता है, पानी यूज होता है ठंडक की वजह से। वाटर, हैवी वाटर, वही मॉडरेटर जैसी चीज है। सुटेबल गैसेस, these are all good coolants. Okay, I want you to write these important points: coolants, water, heavy water, suitable gases. And now we go on to the third and the last important point. यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है जी, हमारा जो BARC का न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा, उसमें वाटर ही यूज होता है, कुछ कुछ जगह हैवी वाटर यूज होता है जी। या यू आर सेइंग समथिंग? सॉरी अरे हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन 1H1। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, दिस इज H2O। 1H2 ड्यूटीरियम, दिस इज D2O, दिस इज हैवी वाटर। ओके सर। सर यूज में किसमें होता है D2O? ये वही ना, मॉडरेटर्स, कूलेंट्स, इन सब में यूज होता है हैवी वाटर, बराबर, और किसी चीज में यूज नहीं होता। अच्छा, नाउ द थर्ड पॉइंट है, प्लीज पे अटेंशन, थर्ड पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं विच इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। डोंट वरी, मैं समझाऊंगा। व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर? के इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ fissions due to present generation neutrons। इसका डेफिनेशन बड़ा है पर काम आसान है। द रेशियो टू द नंबर ऑफ फिशंस ड्यू टू पास्ट जनरेशन न्यूट्रॉन्स। एकदम जस्ट पास्ट। सर क्या मतलब, क्या ये क्या कहना क्या चाह रहे हो? एकदम सिंपल है। सपोज पास्ट में, इन द पास्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 5। 5 न्यूट्रॉन निकले थे, उन्होंने फिशन किया और दूसरे न्यूट्रॉन्स को गिव राइज किया। एंड वो जो न्यूट्रॉन्स निकले, उन्होंने फिलहाल इन द प्रेजेंट लेट अस से 10 न्यूट्रॉन फिशन करेंगे।
कैन यू सी प्रेजेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 10। तो कितने फिशन रिएक्शन करेंगे ये लोग? 10। ये 10 को बॉम्बार्ड करेंगे ना। पिछले टाइम पे लास्ट रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन पैदा हुए थे? 5। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर? 10/5 विच इज, माय गॉड सर ये डेंजरस चीज है। क्यों डेंजरस है सर? बढ़िया तो है। बढ़िया नहीं है। अब तुम सोचो, तुमने लास्ट टाइम 5 को रिएक्ट करने दिया था, इस बार 10 रिएक्ट कर रहे हैं। अब 10 में से और ज्यादा न्यूट्रॉन पैदा होंगे, वो और ज्यादा रिएक्शन करेंगे। इतनी सारी एनर्जी तुमसे संभलेगी नहीं। इतनी सारी एनर्जी अगर तुमने, और ये सब माइक्रो सेकेंड्स में रिएक्ट करते हैं। जब तक तुमको अंदाजा आया है तब तक तो रिएक्शन बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये रिएक्शन डिस्ट्रॉय कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, एक्सप्लोजन कर सकता है रिएक्टर में। सो K ग्रेटर देन 1 होगा। इफ K इज ग्रेटर देन 1, रिएक्टर इज सुपर क्रिटिकल एंड इट कैन एक्सप्लोड, क्योंकि अब तुम्हारे कंट्रोल में से चला गया। तो सर कंट्रोल में करने के लिए क्या करना चाहिए? K इज इक्वल टू 1 हो, then reactor is critical and rate of reaction is controlled. तो अभी कोई पूछेगा मेरे से, सर तो फिर तो मन तो रहता ही नहीं है। क्यों रहता ही नहीं है? सर डबल नहीं हो जाएगा? किस में? तो सर आपने पता है ऐसे कि n का नंबर 5 है सर, दूसरी बार जो प्रेजेंट होगा तो 10 हो जाएगा। मैं वो 10 को रिएक्शन करने दूं तो दंगा होगा ना। समझा? 10 पैदा तो हो गए, पर मुझे क्या करना है? मुझे कितनों को रिएक्ट करने देना है? 5 को ही। K इज इक्वल टू 1 के लिए कितने रिएक्शन होने चाहिए? फिलहाल कितने फिशन होने चाहिए? 5। यू अंडरस्टैंड? पिछले टाइम 5 हुए थे, इस बार 10 पैदा हुए हैं, पर ये 10 जो पैदा हुए हैं उन सबके रिएक्शन नहीं चाहिए मुझे सिर्फ उनसे 5 रिएक्शन चाहिए। तो मुझे बाकी के 5 का क्या करना पड़ेगा? अब्सॉर्ब। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं सर। ओके, इन द लास्ट टाइम देयर वर 5 न्यूट्रॉन्स विच रिएक्टेड, विच क्रिएटेड फिशंस। वो 5 न्यूट्रॉन की वजह से 10 पैदा हुए। अगर मैं वो 10 को रिएक्शन में डालूं तो डू यू एग्री दे विल गो एंड बॉम्बार्ड 10 अदर यूरेनियम न्यूक्लियाई, एंड ड्यू टू दैट मोर न्यूट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड एंड सडनली बहुत सारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे जमाने में। पर अगर मैं ये 10 जो पैदा हुए उनमें से सिर्फ 5 को रिएक्ट करने का मौका दूं, तो डोंट यू अग्री पिछले टाइम भी 5 फ्यूजन हुए थे, इस बार भी 5 ही फ्यूजन होंगे, बराबर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 में से जो 5 है वो रिएक्शन करेंगे, बाकी 5 का क्या करना पड़ेगा? उठा लेना पड़ेगा, बराबर? सो वी नीड न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल. डू यू अंडरस्टैंड? वी नीड न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल called control rods. पुलिस के डंडे की जैसा है ये। अगर सडनली तुमको पता चले कि किसी इलाके में गुंडागर्दी बढ़ गई है तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं? डंडा निकालते हैं ना। तो पुलिस वाले क्या करते हैं? डंडा निकालते हैं और डंडा मार मार के सारे गुंडों को अंदर डाल देते हैं। सो डंडा, गुंडा अब्सॉर्बिंग मटेरियल होता है डंडा। सो उसी तरह हमको न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल चाहिए। So these are called control rods. Boron and cadmium, they are good neutron absorbers. So control rods जो है वो बोरॉन और कैडमियम के बनते हैं जो न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं 1986 में यूक्रेन में शर्नोबिल है, शर्नोबिल रिएक्टर, नाम तो सुना होगा। वहां पे ऐसा ही कुछ हुआ। पता नहीं किसी चीज की केयरलेसनेस की वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अचानक बढ़ने लगे, रिएक्शन बढ़ता गया और रिएक्टर ब्लास्ट हो गया और वो रेडिएशंस बहुत सारे जगहों पे फैल गए।
काफी हजारों लोग मर गए। सो ये रिएक्शन जो कंट्रोल के बाहर चला गया ना, तो वो कितना डैमेज करेगा ये तो तुमको अंदाजा ही नहीं है। सो हमको रिएक्शन को कंट्रोल में रखना है, उसके लिए कंट्रोल रॉड्स मैं यूज करता हूं, बोरॉन एंड कैडमियम रॉड्स। जब जरूरत पड़े तब उसको डालता हूं, न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करता हूं और बाहर आ जाता हूं। तो न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा कंट्रोल में रहता है, जितने रिएक्शन में चाहता हूं उतने ही रिएक्शन होते हैं। नहीं तो एनर्जी अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो उसको निकालेंगे कैसे? So that creates an issue. That is why we need neutron absorbing material, which are called control rods. All right. So this is the idea behind the three important facets of a nuclear reactor. अच्छा, अब हम रिएक्टर के अंदर चलते हैं। But before doing that, yeah. सर बट ऐसा भी तो हो सकता है कि सर मतलब वो सारे एब्सॉर्ब करने को हमारे ऊपर होता है ना कि हम कितने अब्सॉर्ब करवाएं, है ना? अगर तू पूरे चेंबर में 10 रॉड डालेगा, 10 कंट्रोल रॉड अलग अलग जगहों से, तो वो सारे न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो मैं 10 रॉड नहीं डालता हूं, मैं सिर्फ 2-3 डालता हूं, जिसकी वजह से कितना अब्सॉर्ब करना है कितना नहीं, हो तो मेरे हाथ में ना, वो सब अपने हाथ में, कितना अब्सॉर्ब करना है कितना नहीं करके। ओके नाउ यू विल से सर वेरी गुड, चलो अच्छा हो गया, आओ रिएक्टर खेलते हैं। पर ऐसा नहीं है यार, एक छोटी सी समस्या और है। आपको पता है इन दी यूरेनियम ओर तुमको यूरेनियम ओर में 2 चीजें हैं। देर आर uranium 238 and uranium 235. Out of these two, from these, only uranium 235 can be used for fission. Uranium 238 is useless. तो तुम बोलेगे ओके सर यूरेनियम 235 लेंगे, नो प्रॉब्लम। और नो प्रॉब्लम नहीं, बड़ा प्रॉब्लम है। यूरेनियम 235 is called enriched uranium, or you can also call it fissile uranium, जिससे फिशन हो सके। एंड आप मानोगे नहीं, फ्रॉम 100% और या इन 100% और there is only 0.72% fissile uranium 235. Do you understand this number? 100% और में से there is only 0.72% fissile uranium 25. That means अगर तुम्हारे पास 100 kg और है, 100 किलो और, तो उसमें से सिर्फ 720 ग्राम यूरेनियम 235 हासिल होगा। 100 किलो और में से सिर्फ 720 ग्राम, पौना किलो, 750 ग्राम यूरेनियम 235 मिलेगा। सो आपको अंदाजा है कितना और यूज कर लेना पड़ेगा तब जाके बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम 50 किलो जितना मिल पाएगा। कितना सारा और। नाउ समबडी विल से ओके नो प्रॉब्लम सर, हमारे पास तो और ही और है। बट बड़ी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों के पास और बहुत हो सकता है, बट यहां से 0.72% यूरेनियम 235 निकालने की जो टेक्नोलॉजी है, यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी, वो हर कंट्री के पास नहीं है। बहुत कम कंट्रीज को ये टेक्नोलॉजी पता है कि ओर में से यूरेनियम 235 कैसे सेपरेट कर देना। और जिन कंट्रीज को पता है दे आर ऑल न्यूक्लियर सुपर पावर्स। अब वो टेक्नोलॉजी किसी को देते नहीं है कि भाई ले जा बेटा, नहीं ऐसा नहीं। सो ये टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों को पता है। तो जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है वो क्या कर सकते हैं भाई, यूरेनियम 238 भले फालतू है पर इससे इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्या चीज है, क्या ऑप्शन है, वी कैन कन्वर्ट यूरेनियम 238 इनटू प्लूटोनियम। और ये प्लूटोनियम भी काफी रेडियो एक्टिव है, विच इज ऑल्सो क्वाइट रेडियो एक्टिव।
तो कैसे कर सकते हैं इसको, जरा ध्यान दीजिए। मेरे पास है यूरेनियम 92-238 और इस पे मैंने मारा एक न्यूट्रॉन, बन गया 92 यूरेनियम 239 विच इज अनबैलेंस्ड, अनस्टेबल, और उसमें से मुझे नेपच्यूनियम मिला 93-239 प्लस -1 E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। सो यूरेनियम 238 पे न्यूट्रॉन मारा, मिला मुझे नेपच्यूनियम 239, और ये नेपच्यूनियम 239 भी अनस्टेबल है, वो फूटेगा और बनेगा प्लूटोनियम 239 94 प्लस -1 E0 प्लस न्यूट्रिनो। आर यू लुकिंग एट दीज रिएक्शंस? आर यू सीइंग दीज रिएक्शंस? हमने यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर लिया है प्लूटोनियम। यूरेनियम 238 से हमने प्लूटोनियम यूज किया है, प्लूटोनियम बना लिया, और ये प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिविटी के लिए काफी कारगर सिद्ध होता है, फिशन के लिए काफी कारगर सिद्ध होता है। सो अपने पास अगर 235 नहीं है ना, सही, प्लूटोनियम यूज करके वी कैन अंडरगो, वी कैन कन्वर्ट इट एंड वी कैन मेक अ लॉट ऑफ फिशंस। ऑलराइट, तो ये भी काफी कारगर सिद्ध होता है। कुछ कुछ कंट्रीज का न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम 235 पे चलता है, कुछ कुछ कंट्रीज का न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लूटोनियम पे चलता है, डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोग्राम है। सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स। अब सर बहुत रिएक्टर हो गया, एक रिएक्टर दिखाओ तो सही कैसा दिखता है। ओके, दिखा देते हैं रिएक्टर। लेट मी शो यू द बेस। या सर जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर रिएक्टर है U235 वो क्यों यूज नहीं करते? हर चीज का एक खर्चा होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। अगर उनको लगता है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है 238 से 235 बनाने की, तो वो करेगा। अगर उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो इस तरीके का कुछ यूज करेगा, पर इसमें भी काफी खर्चा होता है। आसान है नहीं कि घर के मिक्सर में डाला और घुमा डाला, ऐसा तो है नहीं। ऑलराइट, सो अलग अलग टाइप की चीजों को यूज किया जाता है और अलग अलग अपने प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ओके, सो रिएक्टर जी, रिएक्टर आ गया आपके लिए। दिस इज अ रिएक्टर, ध्यान से देखें, ये चेंबर है और ये है वो कोर जिसमें यूरेनियम जलाया जाता है। सो दिस इज योर कोर, इसमें यूरेनियम जलाया जाता है। ये वो कंट्रोल रॉड्स है, हमारे इशारे पे अंदर घुसेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करने की ताकत रखते हैं ये कंट्रोल रॉड्स। ओके, ये रिफ्लेक्शन टेप चेंबर है, तो न्यूट्रॉन वगैरह कुछ बाहर निकलेगा ना तो बाहर नहीं जा पाएगा, वापस अंदर रिवर्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्टिंग कोर। ये तुम्हारे कंट्रोल रॉड्स, और इस कोर में यूरेनियम जलाया जाता है और जो हीट एनर्जी निकलती है वो सूटेबल कूलेंट्स के जरिए निकाली जाती है, स्टीम बनाया जाता है और वो स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं। सो यहां से निकाली जाती है स्टीम गिवन टू टरबाइन and this turbine rotates and produces electricity. This is a steam generator. फिर वो स्टीम की एनर्जी खत्म हो जाती है, वो वापस अंदर आ जाती है ठंडा पानी बनके, एंड वो पानी फिर से सिस्टम में घुसेड़ा जाता है और फिर से गर्म होता है, स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलता है, वो प्रेशर निकल जाता है स्टीम का, वापस पानी बन के सिस्टम में आता। दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। सो यहां से वाटर आता है फ्रॉम द कंडेंसर, जो स्टीम ठंडी हो गई पानी बन के वापस सिस्टम में घुस जाता है और ये गोल 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 ये चीज चलता रहता है। सो दिस इज अ बेसिक स्कीमेटिक ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। हम इसको पूरा एयर टाइट रखते हैं, यहां से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। वी कैनॉट अलाउ एनी रेडिएशंस टू एस्केप फ्रॉम हियर, क्योंकि अगर वो एस्केप हो गए तो बहुत डैमेज करेंगे, लोगों को बहुत जान माल का नुकसान हो सकता है, रिएक्टर फट सकता है एंड सो व्हाट नॉट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। एंड नाउ लेट अस गो ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है वो फ्यूजन? somebody asked me the other day, फ्यूजन क्या होता है?
You know, when two small nuclei combine to form a larger nucleus, then energy is released. And this process is called nuclear fusion. So, when two small nuclei combine to form a large nucleus, energy is released. This is called nuclear fusion. कुछ रिएक्शंस दिखाता हूं आपको. कंसिडर सम रिएक्शंस जिसमें फ्यूजन दिखाया गया है. So let me show you some reactions. 1H1 plus 1H1. दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म हैवी हाइड्रोजन 1H2 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 MeV. उसी तरह 1H2 plus 1H2 combine to form 2He3 along with the release of a neutron plus 3.27 MeV. In another reaction we have the same two hydrogen 1H2 combining, but इस बार heavy hydrogen बन रहा है 1H3, देखा आपने, plus 1H1 plus 4.03 MeV. So ये हर रिएक्शन में चाहे 1H1 और 1H1 कंबाइन कर रहे हो या 1H2 और 1H2 कंबाइन कर रहे हो, हर रिएक्शन में यहाँ 0.42 MeV रिलीज हो रही है, यहाँ 3.27, यहाँ 4.03. सो हर रिएक्शन में बड़ा न्यूक्लियस बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है. वेल, इट माइट स्ट्राइक यू एज लवली कि सर मस्त एनर्जी रिलीज हो रही है, वी आर ऑल वेरी हैप्पी. बट आपको एक फंडामेंटल फ्लॉ नजर नहीं आता? नहीं सर, वैसे तो कोई फ्लॉ नहीं आता नजर, रिएक्शन एकदम परफेक्ट है. दिस इज हाइड्रोजन न्यूक्लियस, दिस इज अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंटेनिंग 1 प्रोटॉन ईच. इनको कंबाइन करना है तब जाके बड़ा न्यूक्लियस बनेगा. बट ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. डोंट यू अग्री, जैसे ही वो दोनों नजदीक आएंगे ये दो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, है ना? क्या वो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई रिपेल होंगे. सो हमको इस रिपल्शन को ओवरकम करके दोनों को अपनी मन मर्जी के खिलाफ फ्यूज करना है. सो नाउ तो कैसे, हाउ विल वी डू दैट? सो व्हेन two positive nuclei come near, there is Coulombian repulsion between them. So we need to overcome this. इसको कहते हैं कूलम बैरियर. कूलम दीवार बन के नहीं खड़ा, बट कोलंबियन रिपल्शन दीवार बन के खड़ा. To overcome this Coulombian barrier, we need to increase temperature. अच्छा, कैसे सर? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 प्रोटॉन्स आपको पता है कोलंबियन बैरियर कितना है? करीबन 400 keV. एंड इस 400 keV को ओवरकम करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, थर्मल एनर्जी. आपको याद हो, इट इज 3/2 kBT इज 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. and यहाँ से kV is Boltzmann's constant, so temperature is required is 3 into 10 raised to 9 Kelvin. मैं जब चीजों का टेम्परेचर इतना तक ले जाऊं तब जाके कोलंबियन बैरियर ओवरकम होगा और दो न्यूक्लियाई करीब आएंगे और मिलेंगे चुपके चुपके. सो अपने आप नहीं मिलेंगे, हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. सो व्हेन 2 nuclei combine to form large nucleus at high temperature, this is called thermonuclear fusion. So if somebody asks you what is thermonuclear fusion, the combination, the combining of two small nuclei at high temperature
बगैर हाई टेम्परेचर के नहीं होगा कंबाइन. सो एट हाई टेम्परेचर सच फ्यूजन is called thermonuclear fusion. This process happens naturally in the sun. You know, sun में हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बनता है और एनर्जी रिलीज होती है. This cycle of releasing energy is called proton-proton cycle. So, you know, this is an important theory question. They might ask you, write the reactions for the PP cycle, the proton-proton cycle in the sun. 4 रिएक्शन है, हो सकता है 2 मार्क 3 मार्क में पूछे, बट यू विल हैव टू राइट देम परफेक्ट पिट पैट. एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन. ऑलराइट, सो लुक एट द पीपी साइकिल नाउ. प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल. सर क्या है पीपी साइकिल? पीपी साइकिल इन द सन इज अ प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इन द सन. 4 रिएक्शंस, फिर से वही सेम ओल्ड आइडिया. 1H1 plus 1H1 gives 1H2. ये पहला रिएक्शन था वही. प्लस 1E0 प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 MeV. अब ये जो पॉजिट्रॉन बना वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, विच विल गिव मी 2 गामा प्लस 1.02 MeV. फिर ये जो 1H2 है, ये 1H2 combining with 1H1 gives me 2He3. देखा, मैच किया. 2He3 प्लस गामा प्लस 5.49 MeV. एंड ऐसे ये तीनों रिएक्शन जब 2 बार हो जाए तो हमको 2He3 2 मिलते हैं. तो 2He3 प्लस 2He3 gives 2He4 plus 1H1 plus 1H1 plus 12.86 MeV. सर ये लर्न करना है एब्सोल्युटली. 1H1 plus 1H1 मैं इस तरह याद रखता हूं. 0.42 1.02 मैं एनर्जी लेवल्स पहले याद किया था. 0.42 1.02 5.49 12.86 0.42 1.02 राइमिंग हो रहा है. And 5.49 12.86. Okay, 1H1 plus 1H1 gives 1H2. फिर पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो. पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन gives gamma gamma. ये जो 1H2 है वो फिर से 1H1 के साथ कंबाइन होके 2He3 देता है, साथ में गामा मिलता है और हमको 5.49 MeV एनर्जी मिलती है. ये तीनों रिएक्शन जब 2 बार होते हैं तो हमको 2He3 2 मिलते हैं. फिर ये 2He3 कंबाइन होते हैं, वी गेट 2He4 plus 1H1 plus 1H1 giving me 12.86. So the first 3 reactions occur twice. Occur twice, and the last reaction occurs once. So what is my final conclusion? So when 4, क्योंकि ये 2 बार हो रहे हैं ना रिएक्शंस, when 4 1H1 combine to form helium 2He4, a large amount of energy is released. कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कोई आइडिया है आपको? You know, this plus this plus this multiply by 2 and add that with 12.86, 26.7 MeV energy is released. Don't trust me? Then do one favor. 0.42 plus 1.02 plus 5.49 तीनों को ऐड करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें और ऐड करें 12.86. टेल मी व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 26.7 MeV. ऑलराइट, नाउ यू विल टेल मी सर कहां न्यूक्लियर फिशन में 200 MeV था? जस्ट इमेजिन, ये 26.7 MeV कुछ नहीं. पर बेटा आप ये नहीं समझ रहे हो कि सन पे ये ऐसे करोड़ों अरबों खरबों रिएक्शन हो रहे हर सेकंड में. there are trillions and trillions of hydrogen atoms which are combining to form helium. And can you imagine the amount of energy, mind-blowing amount of energy that is being released every second? No, you don't believe me?
खिड़की से बाहर देखो, नजर मारो, सूरज को अपने ऊपर महसूस करो, वो एनर्जी का अंदाजा आ जाएगा। सो ये सिर्फ 4 हाइड्रोजन से जब हीलियम बनता है तो इतनी मिलती है। इमेजिन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म हीलियम एंड यू विल गेट द एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग रिलीज। बट ये भी कोई फॉरएवर नहीं है। सन में एक दिन सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। यू नो सन अब तक 5 बिलियन साल जी चुका है एंड उम्मीद ये की जा रही है कि और 5 बिलियन साल ही जिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनसाइड द सन। और 5 बिलियन साल ही सन जिएगा एंड उसके बाद सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, हीलियम बचेगा। तो अब धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा होना शुरू करेगा, ये सन कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से फ्यूजन होगा, यू नो हीलियम कंबाइन हो के कार्बन वगैरह बनेगा, बड़ी एलिमेंट्स बनेगी। सन विल नो लॉन्गर रेडिएट सो मच एनर्जी, देन इट विल बिकम अ रेड जायंट। डू यू अंडरस्टैंड द टर्म रेड जायंट? हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर? हाँ सर। Sun will become a red giant, no longer capable of producing such a large amount of energy. Alright? सर हाँ, yes. तो सर वो अभी प्रेजेंट जो उसका शेप है उससे बड़ा होगा या छोटा होगा? डिपेंड करता है, फिर वो छोटा होता जाएगा क्योंकि अब उसके अंदर हाइड्रोजन जलाने को बचा ही नहीं। इट विल कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, सो इट विल स्टार्ट बिकमिंग स्मॉलर। फिर फिशन होगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से वो और छोटा होता जाएगा। सो थिंग्स विल हैपन इन दिस वे, बट द सन विल नो लॉन्गर बी एबल टू रेडिएट दैट मच एनर्जी। इट विल सिंपली बिकम अ नॉर्मल प्लैनेट लाइक टाइप स्टफ। या यस, सर पर मीडियम है तो ठंडा गैस है ना, तो अभी भी हुआ करता है। तो सर मतलब तो भी सर क्यों सर ऐसा हीट ज्यादा देता है? क्योंकि हाइड्रोजन है ना भरपूर, हाइड्रोजन अभी भी भरपूर है एंड ये सारा कमाल हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन का ही तो है। हाइड्रोजन कंबाइन होके जब हीलियम बनता है तब वो इतनी सारी एनर्जी रिलीज करता है। हीलियम कुछ नहीं हो रहा है, हीलियम हीलियम ही रहता है, हीलियम कोई और कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है। जब सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब हीलियम कंबाइन करना शुरू कर देगा, वो भी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो। बराबर है? अभी सारा फ्यूजन जो है वो तो हाइड्रोजन ही कैरी आउट कर रहा है, नोबडी एल्स। ओके, राइट? यस सर। ओके, भाई ये तो नेचुरली अकरिंग इन द सन है, बट इफ यू वांट टू प्रोड्यूस इट ऑन अर्थ, यू नो हम फ्यूजन रिएक्टर, फ्यूजन डिवाइसेस भी बनाते हैं। इसका खतरनाक आइडिया हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, you know, in which hydrogen combines to form helium and large amount of energy is released and बहुत devastating effects होते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब के। यूएसएसआर ने एक बार टेस्ट किया था और वो टेस्ट के रिजल्ट इतने खतरनाक थे कि उन्होंने और बाकी के दुनिया के सारे देशों ने नक्की किया कि भाई हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाना, तुम चाहो तो एटम बॉम्ब बना लो, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाना है। ओके, बहुत ही डिवास्टेटिंग असर होते हैं उसके। तो पर अगर तुम पीसफुल पर्पसेस के लिए फ्यूजन यूज करना चाहते हो, गो अहेड डू इट। टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा और उस टेम्परेचर पे यू नो मटेरियल विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, यू नो इट विल बी प्लाज्मा स्टेट। द ट्रिक इज टू कंटेन दिस प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज प्राइमरीली, यू नो हम सोच रहे हैं कि उससे पावर प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन होगा। अभी तक हमारा क्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऑलराइट, और यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है and let's do a couple of sums. I hope you will remember these reactions. ये याद करने हैं और एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो इसी तरीके से, सही तरीके से उसको याद करके लिखा जाना चाहिए। So this is the entire idea about this chapter. कुछ न्यूमेरिकल्स लाया हूं करने के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 5 करूंगा, मतलब करेंगे, साथ में करेंगे। 5, 7, 9, फिर 15, 16। तो सबसे पहले 5 से शुरू करते। ओके, वी आर रेडी। आई होप यू आर रेडी विथ योर डिवाइसेस। ओके,
numerical number 5. A given coin has a mass of 3 gram. Calculate the nuclear energy to be required to separate all the neutrons and protons from each other. My God. For simplicity, assume that the coin is made entirely of 2963 कॉपर, जिसका मास दिया है 62.92960 units. Okay, so we need to find all the energy that is contained in all these 3 ग्राम जितने मटेरियल है उसमें. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, भाई कॉपर का एटॉमिक मास कितना है 63, तो इन 63 ग्राम कॉपर कितने एटम्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23. सो 3 ग्राम कॉपर में, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई इन 3 ग्राम कॉपर. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 into 6.02 into 10⁻23 the whole by 63. I'm not going to solve this right now. I'm going to put it and then I'm going to solve it. अब मुझे सबसे पहले मास डिफेक्ट फॉर ईच एटम या ईच न्यूक्लियस. मास डिफेक्ट, well, I seriously hope that you haven't forgotten the equation. Delta M is ZMP plus A minus Z Mn minus the mass of the nucleus. Because I do not have the mass of the nucleus, this is the mass of the atom. तो मैं यहाँ पे MP की जगह हाइड्रोजन एटम का मास कंसिडर कर लूंगा, उस तरह बच जाता हूं मैं. अच्छा, Z कितना है 29 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 1.00783. हाउ मेनी न्यूट्रॉन 63 minus 29, that's 34 into 1.00866 minus what is the mass of copper 62.92960. I hope somebody is calculating with me. मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप मेरे साथ रहें. 29 into 1.00783 is 29.22707. Confirm. 34 into 1.00866 is 34.29444 minus 62.92960. Is anyone getting such answers, people? Yes, sir. Very good. We have Arya on the roll. So delta M is 0.59191 units. एंड हमको पता ही है, अगर आपका मास डिफेक्ट यूनिट में है, सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर ईच न्यूक्लियस EB is delta M into C square. I know that, but अगर delta M आपका U में है तो multiply that by 931.5. So 0.59191 into 931.5, 551.36 MeV. ओके, ये एक न्यूक्लियस का MeV है, तो इतने. सो टोटल एनर्जी फॉर ऑल न्यूक्लियाई we'll call it Q. That would be EB into the number of nuclei, 551.36 into, अच्छा ये 3 और 63 को डिवाइड करके 21 करना है, बी माई गेस्ट. एंड इतना MeV. आप चाहो तो यहां से 2 0 उठा के इसमें लगा सकते हो, 25 बना सकते हो. आई थिंक आई हैव गॉट माई आंसर. 1.58 into 10 raised to, अच्छा, I think my answer 1.58 into 10 raised to 25. Is this an available option? Yes. 551.36 into 6.02 divided by 21. एंड ये मैंने 2 0 तो यहां पे डाल दिया था 25 में. सो 1.58 into 10 raised to 25 अवेलेबल. ओके ओके. नंबर 7. वेल, नंबर 7 जो है ना, उसमें 2 छोटे क्वेश्चन है. मैं अलग अलग तरीके यूज करके दोनों को सॉल्व करूंगा. एक को शॉर्टकट से सॉल्व करूंगा
और दूसरे को नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करूंगा. सो यू कैन सी बोथ ऑफ देम. आई विल शो यू बोथ वेज. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इट सेज. सो इट सेज कि कोई पर्टिकुलर आइसोटोप है समथिंग समथिंग एंड उसका हाफ लाइफ is t years या t days, whatever. What is it, t years or t days? It's t years. Okay. They have asked me two questions. How long will it take for the activity to reduce to 3.125%, and second is 1%. So A में how much time for activity to become 3.125% of original activity? भाई suppose कीजिए initially at time t equal to 0 my activity was 100%. तो in one half life में एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? डोंट यू अग्री? आधी. यू अग्री? फ्रॉम 100% आफ्टर वन हाफ लाइफ एक्टिविटी बिकम्स 50%. हाफ लाइफ का मतलब वही है. अच्छा, एक और हाफ लाइफ के बाद अब एक्टिविटी कितनी बचेगी? 50 का आधा. कितना? 25. आफ्टर वन मोर हाफ लाइफ 25 का आधा 12.5%. आफ्टर वन मोर हाफ लाइफ 12.5% का आधा 6.25%. एंड आफ्टर वन मोर हाफ लाइफ 6.25% का आधा 3.125%. So from 100% we have reached 3.125% in how many half lives? 1, 2, 3, 4 and 5. So 100% से 3.125% पहुंचने में टाइम रिक्वायर्ड is 5 half lifetimes. Okay, so that is 5 t half. T half कितना है भाई? बड़ा t. So the time required is 5 times बड़ा t. ये शॉर्टकट है. अब सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है ना, उसमें मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज करूंगा. सो टी इज हाउ मच फॉर एक्टिविटी टू बिकम 1% ऑफ इनिशियल एक्टिविटी. 1%. दैट इज 1/100 ऑफ RO. आई थिंक R और RO को लिंक करता हुआ एक फॉर्मूला है हमारे पास. We know R is RO e raised to minus lambda t. तो R की जगह RO by 100 is RO e raised to minus lambda t. RO रे RO. And can I write 1/100 as 100 raised to minus 1? It's just a small way in which I can get rid of the minus signs. So I get rid of the minus signs. So e raised to lambda t is 100. No other option except taking logs. So take logs. तो log में lambda into t बाहर आ जाएगा and log of e to the base e. Hey, do you know what is log e? 1. And this is log of 100 to the base e. कोई भी log to the base e को log to the base 10 में convert करने के लिए 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है log of 100 to the base 10. So lambda 0.693 by tau half या t half into t. log ही तो 1 है. Do you know what is log 1? 0. 0.0000. अच्छा, पर ये 1 नहीं है, ये 100 है. 3 डिजिट है. 3 डिजिट में से 1 डिजिट माइनस करो, कितना बचा? 2. So this will be 2.000 which is 4.606. मुझे t चाहिए, तो मैं t हाफ को ऊपर चढ़ाऊंगा. 4.606 t हाफ कितना है? t है, and upon 0.693. Anybody can give me this answer? 6.65. मतलब 6.646, करीबन 6.65 will work, will happen. All right, so this was lovely. This was number 7. I am looking at number 9. Let's go to number 9. बढ़िया न्यूमेरिकल्स है एक एक, no doubt about that.
आई होप यू आर लुकिंग एट नंबर 9. एंड जो नंबर 10 था ना, जो हमने लास्ट टाइम किया था, उसका ही मिरर इमेज है ये. नंबर 10 में वी हैड टू फाइंड एक्टिविटी एंड स्टफ. इन नंबर 9 दे आस्क्ड अस टू फाइंड द मास. 10 में मास दिया था, एक्टिविटी फाइंड करनी थी. 9 में एक्टिविटी दी है, मास फाइंड करना. लेट्स टेक डाउन द डेटा. क्या है डेटा? ऑब्टेन द मास, ऑब्टेन द अमाउंट मतलब मास of 27 cobalt 60 necessary to provide a radioactive source of 8 millicurie strength. That is 8, ये activity है, 8 millicurie. Half life is 5.3 years. Okay, we are good to go. सबसे पहला भाई ये जो एक्टिविटी है क्यूरी में है, we'll have to first bring it down to decays per second. So activity R is 8 milli, and what is 1 curie? Anybody? 3.7 into 10 raised to 10 decays per second. So मैंने multiply किया 8 into 3.7, that's 29.6 into 10 raised to 7 decays per second. Also T half is 0.693 by lambda, which gives me lambda is 0.693 by T half. Sir, T half years में है भाई, as usual यार, nothing new. Years में है तो उसको convert करो. 1 year is 3.16 into 10 raised to 7. What are we going to do? Nothing. We are going to use an equation. We know R is lambda n. मेरे पास R है, मेरे पास लैम्बडा है, मुझे n फाइंड करना है. सो लेट्स गेट गोइंग. R 29.6 into 10 raised to 7 is lambda. Divide by into n, and I'm going to get n now. So 7 और 7 कितने हो गए? 14. 29.6 into 5.3 into, भाई जगह ही नहीं बची, 3.16 into 10 raised to 14 divide by 0.693. I have an answer ready. कितना है? 7.153 into 10 raised to 16. Confirm that for me. Is this okay? Okay. भाई 60 ग्राम कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है? 60 ग्राम. So in 60 gram cobalt there are 6.02 into 10 raised to 23 atoms. So in how many gram cobalt? Gram. There are 7.15 into 10 raised to 16. Classic cross multiplication, m is equal to 60 into 7.15 into 10 raised to 16 divided by 6.02 into 10 raised to 23. I guess my answer is available now. 71.26 into 10 raised to minus 7 or 7.126 into 10 raised to minus 6 gram. Absolutely agreeable answer. कोई शक? Sir, no शक. Only shock. बराबर है ये? Okay. I am going on to number 15 and 16. 15 में दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट मैं करूंगा, दूसरा पार्ट पार्टनरशिप में आप करेंगे. 16 वाले में कोई पार्ट नहीं है, वो मैं ही करूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. सो बट अब एनर्जी के ऊपर आ गए अपने. यू नो वो Q इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर वाला पूरा फंडा उसका है अब. सो लेट्स गेट गोइंग. बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. I hope you can see that in 15. इतना सारा लिखा पढ़ी किया है. But I'm going to go to reactions. They want us to find Q value. Reaction endothermic, exothermic क्या है पूछा हमसे. So 1H1, my first reaction, plus 1H3 gives 1H2 plus 1H2. Oh, no 1H2 है. I've been given masses also, so not a problem. So the energy, the Q value
energy Q value is, I am pretty well versed, mass of H1 plus mass of H3 minus twice mass of H2. ओके, इसका मास प्लस इसका मास माइनस इन दोनों का मास, ये दोनों सेम ही है तो ट्वाइस कर दिया मैंने. एंड आई हैव गॉट आइटम्स रेडी नाउ. मेरे पास मासेस हैं जिनको मैं लाया हूं. मास ऑफ हाइड्रोजन दीप दुनिया जानती है 1.00783. मास ऑफ ट्रीटियम कितना है बाबूजी? 3.016049 माइनस ट्वाइस. मास ऑफ ड्यूटीरियम कितना है? 2.014102. भाई रेडी रेडी रेडी. सो दिस इज 4.023879. भाई सी स्क्वायर कौन लिखेगा यार, तुम भी कमाल करते हो. ये 4.028204 इंटू सी स्क्वायर. लो एंड बिहोल्ड आंसर नेगेटिव आ रहा है. कैन यू सी दैट? 0.00. इज एनीवन सीइंग इट? ये चमत्कार देखा क्या? Anybody looking at it? So my answer, I multiply this by 931.5. I get minus 4.03 MeV. Anybody confirming this stage? Yes, sir. Very well. As Q is negative, the reaction is endothermic. Do you think you will be able to take down the second part for your own self? The second part जो इसी तरीके से है वो 6C12 plus 6C12 gives 10 Ne20 plus 24He, same old. Okay, I am leaving that in your able hands. And अब नंबर 16 इसी तरह सेम टू सेम. नंबर 16 में बोला है we think of fission of 26 Fe56 into two equal fragments 13 aluminium 28. Is this fission possible? Argue by working out Q of the process. और masses दिया हुआ है. Okay, we need to find out whether this process is possible or not. For example, अगर Q negative आया तो this process is not possible, and अगर Q positive आया तो possible. So reaction क्या है? 26 Fe56 becomes twice 13 aluminium 28. Okay, lovely. तो इतना बढ़िया तो हमको कुछ भी नहीं दिया था. एनर्जी Q value is Q is mass of iron, mass of reactants minus aluminium 2 है तो twice mass of aluminium the whole into C square. Mass of iron दिया हुआ है 55.93494 minus twice. aluminium का कितना है सर जी? 27.98191. Well, I'm sure somebody's got fast fingers, and if they have fast fingers, आ जाओ 0.02888 U into 931.5 MeV by U. Confirm this. तो Q कितना मिलेगा मुझे? -26.9. Is there anyone who is confirming this? Yes, sir. Yes, sir. सही है. And आंसर माइनस में होने से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. As Q is negative, this reaction is energetically not possible. एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा. Okay, it is energetically not possible. Lovely items this. You just need to keep your finger on the pulse. ये number 16 है. I might as well look at number 17 at this moment. Are you looking at number 17? मस्त छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं. बस साइज कभी कभी बड़ी हो जाती है तो हमको थोड़ा टेंशन हो जाता है कि ओ माय गॉड क्या होगा. बैरी बलम सच बोल रहे, अब क्या होगा.
कैसे करेंगे यार, करेंगे यार, कोई लोड नहीं। कौन सा नंबर है? 17। 17 में उन्होंने मुझसे कहा है कि प्लूटोनियम का फिशन भी वेरी मच सिमिलर टू यूरेनियम, एनर्जी पर फिशन इज 180 MeV। सो एनर्जी पर फिशन 180 MeV। एंड पूछा है कितनी एनर्जी निकलेगी इफ 1 kg प्योर यूरेनियम, 1 kg ऑफ प्लूटोनियम कितना 239.94 इज यूज्ड। ओके एज आई वाज सेइंग, सबसे पहले 1 किलो में कितने प्लूटोनियम एटम्स है वो फाइंड करते हैं। इन 239, उसका एटॉमिक मास कितना है 239, इन 239 ग्राम प्लूटोनियम देर आर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अब 1 किलो मतलब कितने ग्राम, 1000 ग्राम प्लूटोनियम में कितने होंगे। सो n प्रिटी बेसिक डिवाइड बाय 239। अब एक प्लूटोनियम में से 180 MeV एनर्जी हमको मिलती है। सो टोटल एनर्जी फ्रॉम n एटम्स Q इज E इंटू n। E कितना है 180, आंसर MeV में ही रहेगा, इंटू 6.22 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई 239। भाई my god, this is one hell of a number, 4.53 something, which is 4.54 into 10⁻26 MeV। एकदम मस्त चकाचक। और यहीं पे लगे हाथों लगे हाथों एक छोटा सा नंबर फिर से आया है, और वो छोटा नंबर कौन सा है? वो छोटा नंबर बताता हूं मैं आपको कौन सा है। पिछवाड़े में नंबर 20। सर आर यू श्योर? दिखता तो बड़ा है। अरे यार, वो दिखने वाले का टेंशन नहीं लेने का, जो है वो देखने का। सो क्या कहता है पहले वो देखें। नंबर 20, let's find out what it says. What does it want us to do? It wants us to calculate the height of the potential barrier for the head-on collision of two neutrons. मतलब एनर्जी टोटल फाइंड करने को कहा है। पोटेंशियल बैरियर मतलब एनर्जी। Two neutrons, height of the potential barrier, Coulomb repulsion, assume that they are hard spheres of radius 2 femtometer. Now look at this. मतलब ये जो दो न्यूट्रॉन है, they are colliding with each other and इनका रेडियस 2 femtometer, मतलब 2 इंटू ये जो रेडियस है इसको r कहते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। दिस इज r। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? r plus r, won't it be 2r? Is this agreeable? The distance between the centers of both the atoms will be r plus r, which is 2r. And what would be the potential energy, the electrostatic potential energy of the system? U is k q1 q2 by r. सर खत्म। कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस? 2r। एंड नाउ k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ये भी, इसका भी प्लस ई है, इसका भी चार्ज प्लस ई है। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू व्हाट इज आर 2 10⁻⁻15। नाउ दिस वुड बी इन जूल, बट इफ यू वांट इट इन ईवी तो आई सजेस्ट यू डिवाइड इट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। खटेंग। वेरी गुड। सो 9 into 1.6, 9 minus 19 is minus 10, minus 10 plus 15 is 5 upon 4. So I think the answer would be 3.6 into 10⁻⁵ EV। इसमें से 2 0 यहां शिफ्ट कर दूं तो 360 into 10⁻³ EV, and 10⁻³ is kilo, so U is 360 keV। से चेक कीजिए आंसर 360 keV।
You want it as E, so I can write it as E. You want it as U, I can write it as U. Whatever. Simple, one single formula, and you are in business. So this was the idea of number 20. And I think I shall do just one more numerical. That would be number 24. And that would be the end of day's play. So number 24 on the roll, on the deck now. And 24 में भी दो पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट मैं करूंगा और दूसरा पार्ट एज इज यूजुअल आप करेंगे. बट रेस्ट अश्योर्ड दूसरा पार्ट इज सेम लाइक पहला पार्ट. ओके, सो व्हाट्स द प्ले? लेट्स फाइंड आउट व्हाट द प्ले इज. न्यूमेरिकल नंबर 24. It says the neutron separation energy is defined as the energy required to remove a neutron from the nucleus. Obtain the neutron separation energies for 20 calcium 41 and 13 aluminum 27. मैं 20 calcium 41 का देखता हूं, आप बाकी का देखो. So 20 calcium 41 में से हमको न्यूट्रॉन निकालना है, मतलब एनर्जी लगेगी. तो ये न्यूट्रॉन निकलेगा अगर, तो क्या बचेगा? सर बचेगा तो कैल्शियम ही, पर ये 20 एंड हाउ मच विल दिस बी? 40. सो now what? Now energy ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ Q value, I love Q value, is mass of calcium 41 minus mass of calcium 40 minus mass of neutron into C square. नीचे उन्होंने मासेस दिए हुए हैं, तो मैं मास सजा के लाया हूं आपके लिए. 41 कैल्शियम का है 40.962278. कैल्शियम 40 का है 39.962591 एंड न्यूट्रॉन का है 1.0866. एंड याद रखिएगा ये U नेगेटिव आएगा इसका आंसर, क्योंकि हमको एनर्जी देनी है. सो इट्स माइनस 0.008973 U, and you need to multiply this by 931.5 MeV by U, and this gives me Q is equal to minus 8.36 MeV. So sir answer negative आया. Well, that was expected. Negative energy means we shall have to supply this 8.36 MeV to separate the neutron from calcium 41. That is why thus it is called neutron separation energy. Okay, I think that is it for the day. Is there anything else that we need to do? No, I think that would be it. And बाकी को जो numericals बचे हुए हैं, I think we can easily take them up next time, and next time we can get this over with. Yeah, I think we are done. So next time I think will be the end of this chapter. वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया, बट थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं उसको नेक्स्ट टाइम लेकर के चैप्टर को राम राम बोल देंगे. Alright, so till that time you keep practicing these sums and I'll see you next time. Take care. Bye bye.